दोस्तों बहुत टाइम बाद दो मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं, एक फ्रैक्टल एनालिसिस का, एक आई फाइनेंस का। दोनों का आज एक डीप डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश किरण, आई एम सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं आई फाइनेंस के आईपीओ से। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि स्मॉल लोन प्रोवाइड करती है स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को एंड सर्विस बिजनेसेस को। जो दोस्तों ये छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटी एमएसएमईज वगैरह होती हैं, इनको इजी बैंक से लोन नहीं मिलता, इसलिए यहाँ से ये एनबीएफसी से लोन लेते हुए चलती है। तो जो भी कोई एनबीएफसी कंपनी का आप एनालाइज करते हो तो वहां पे आपको दो चीजें देखनी होती हैं। एक होता है कि ये सिक्योर्ड लोन कितना दे रहे हैं और अनसिक्योर्ड लोन कितना दे रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो हमें देखनी होती है वो होती है इनके एनपीए। ठीक है, तो दोनों ही मैंने यहाँ पे देखे हैं, इनके आरएचपी से निकाले हैं, तो वो मैं आपके साथ बात करते हुए चलूंगा। क्वेश्चन ये है कि ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लोन देते हैं। बिल्कुल, ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लोन देते हैं। यहाँ पे आप सिक्योर्ड लोन देखोगे तो ये उसमें अपने जो कोलेटरल में होता है, एक तरीके से मशीनरी को या उनके स्टॉक को कोलेटरल में रख लेते हैं। और जो इसका रेशियो है कि 40 से 42% जो है इनका जो होता है सिक्योर्ड लोन होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ अनसिक्योर्ड लोन की, कि जिसमें कोई कोलेटरल नहीं होता, वो भी दोस्तों इनका 40% है। एनबीएफसी के लिए ठीक है इतना, क्योंकि एनबीएफसी नॉन कोलेटरल लोन देती है, तो यहाँ पे ये रेशियो एक तरीके से ठीक निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आप बात करते हुए चलते हो कि अनसिक्योर्ड लोन में ही इनको हाई इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ लोन वाज अनसिक्योर्ड, विच मींस हायर इंटरेस्ट इनकम ज्यादा होगी, एंड बट हायर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी होता है। अगर मैं सिंपल आपके साथ बात कर लेता हूं, जैसे कि पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन एक नॉन कोलेटरल लोन होता है, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन होता है, तो उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है और डिफॉल्ट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। वहीं अगर आप सिक्योर्ड लोन का मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, तो आप मान लो होम लोन मान के चल लो, तो वहां पे आप देखोगे उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है, तो डिफॉल्ट के चांसेस भी वहां पे बहुत कम होते हैं। तो एनबीएफसी में हमें नॉन सिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन की एक बारी रेशियो देख के जरूर चलनी होती है। इसके बाद एनपीए की बात जरूर करनी होती है। अगर आप यहाँ पे इनकी एनपीए रेशियो देखते हुए चलोगे, तो फाइनेंशियल ईयर 23 में थी 2.5% की, 24 में हुई 3.3, 4.4, और लास्ट लेटेस्ट जो इन्होंने फाइल करी है वो है 4.8% की। दोस्तों ये एक ऐसी रेशियो है जो कि एनबीएफसी हो चाहे बैंक हो, एनपीए रेशियो जरूर देखनी होती है। एंड ये इसमें इसकी बहुत ज्यादा हाई निकल के आई हुई है। तो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इस आईपीओ में अप्लाई करने का, इस स्टॉक में अप्लाई करने का। तो अभी यहाँ पे आपको देखते हुए चलना है कि 4.8% बहुत ज्यादा यहाँ पे निकल के आई हुई है। आगे कुछ हम कंपनी की बात करते हुए चलते हैं। तो यार कंपनी अपने जो ये एनपीए है, ऐसा तो नहीं है इसके लिए और बढ़ सकते हैं क्या, ये बैड लोन्स के लिए प्रिपेयर है? तो उसका आंसर है बिल्कुल प्रिपेयर है। कंपनी ने जो प्रोविजन बना रखे हैं दोस्तों, वो काफी सही बना रखे हैं। 60 to 70% कंपनी ने प्रोविजंस बना रखे हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इनका प्रॉफिट का प्रेशर थोड़ा रहता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने अब इसके बाद नेक्स्ट जो करा, ये एक मैंने पूरा समरी बनाई किस किस हिसाब से आपको एनबीएफसी को कंपेयर करना चाहिए, वही हम कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे बात करा एनपीएस को ही हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एनपीए मतलब अगर मैं बात आपके साथ करता हूँ एनबीएफसी की, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन वगैरह से ज्यादा एनपीएस पे नजर रखनी होती है। इसी वजह से जो मैंने इसका पीयर कंपैरिजन या कि इसकी बाकी कंपनी से कंपैरिजन करा है, वो इसी से करा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तीन चार हमने कंपैरिजन करे हैं। आई फाइनेंस जिसका आईपीओ है 4.4 से 4.8, यानी कि हायर है। बाकी उसी के साथ उज्जीवन और क्रेडिट ग्रामीण का आप देखोगे तो बिल्कुल 2 से 3, 1.5 से 2 मीडियम एंड लोअर है, एंड इसका भी मीडियम निकल के आया है। तो सबसे ज्यादा इसी का है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, इसमें यही रिस्क सबसे ज्यादा रहने वाला है। चलो, ये ब्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, यहाँ पे आप इसका एक बार ही पढ़ सकते हो। मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बतानी है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इसकी आईपीओ की डिमांड कैसी हो सकती है, लिस्टिंग गेन कैसे हो सकते हैं। दोस्तों एक ये ऐसा आईपीओ है जहाँ पे इसका जीएमपी आप देखते हुए चलोगे, मैं अभी आपको इसका लेटेस्ट जीएमपी दिखा देता हूँ। तो इसका लेटेस्ट जो जीएमपी है वो जीरो ही निकल के आ रहा है। लेटेस्ट जीएमपी अभी जीरो ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिमांड रहने वाली है वो ज़्यादा कुछ आपको डिमांड भी नहीं देखने को मिलेगी। बस ये है कि काफ़ी टाइम बाद आईपीओ आ रहे हैं, तो फिर से एक बारी बूम अगर आता है तो डिमांड देखने को नहीं मिलेगी, पर जीएमपी अभी यहाँ पे जीरो ही निकल के आ रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं होगा, लिस्टिंग गेन भी आपको ज़्यादा देखते हुए नहीं मिलेंगे, एंड कोई जैकपॉट को तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ। ठीक है, तो इसका रिस्क मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे तो एनपीए इसके बढ़ते जा रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन है,
प्रॉफिट प्रेशर है एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे रहने वाला है। ये पूरा ब्लॉग मैंने डाल दिया है, अपना वर्डिक्ट भी डाल दिया है, एक बारी वहां पे अब ये ब्लॉग में आप इसको जाके पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब बात करते हुए चलते हैं आपके साथ सेकंड एआई, सेकंड की, जिसका नाम है फ्रैक्टल एनालिसिस। इसका आईपीओ भी आने वाला है दोस्तों। ये है शुड यू इन्वेस्ट इन इंडिया एआई स्टोरी। काफी टाइम बाद एक एआई से रिलेटेड कंपनी यहाँ पे निकलती हुई आ रही है, तो इसका अब एक डीप डिस्कशन करते हैं। चलो, सबसे पहले एक चीज आप यहाँ पे ये समझ के चलो, एआई की आप सब लोगों को पता ही है कि आज के टाइम पे कितनी डिमांड है। तो ये कंपनी एक तरीके से 3 बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। हाउ फ्रैक्टल मेक्स मनी, सिंपल भाषा में समझते हुए चलते हैं तो ये सर्विस एंड कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है, जहां पे ये बिग प्रोजेक्ट करती है एआई सॉल्यूशंस बनाने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से ये एआई का पूरा ही पूरा एआई बना के देती है। उसके बाद इनका रीयूजेबल एआई सॉफ्टवेयर जो इन्होंने बना रखे हैं, या अपना जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, वहां से ये कंपनी करती है। इसके बाद जो इनका रिकरिंग रेवेन्यू आता है वो कहां से आता है, जो एआई सॉल्यूशंस इन्होंने बना रखे हैं उनको रनिंग एंड मेंटेनिंग एआई सिस्टम, उनको रन करने का एआई सिस्टम्स को, उसका ये यहाँ पे करती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा इसका एग्जांपल देखते हुए चल लेता हूँ। मान लो मेरी वेबसाइट है aganalyst.in। तो जब मैंने ये वेबसाइट बनवाई, जब मैंने उनको एक प्रोडक्ट दिया होगा, मतलब उनसे एक सॉफ्टवेयर बनवाया, एक वेबसाइट बनवाई, मान लो मैं एग्जांपल देके चलता हूँ, मैंने 1 लाख रुपए वहां पे दिए। अब उसमें बाद में कभी कोई बग आता है, कभी कोई दिक्कत आती है, कभी कोई एडिशन कराना होता है, कुछ कराना होता है, तो वहां पे अगर मैं 1 साल बाद फिर अपने डेवलपर से उसकी सर्विसेज लेता हूँ, तो उसकी एक मेंटेनेंस करने की भी सर्विस चार्ज करी जाती है। तो ऐसे ही जब बहुत क्लाइंट हो जाते हैं तो मेंटेनेंस की भी एक वहां पे हमारा रेवेन्यू, जो कि रिकरिंग रेवेन्यू होता है, वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे एक बारी डिस्कशन करी गई है। आगे आप ये सारी चीज देख सकते हो, ये बड़ी नॉर्मल चीज है, प्राइस बैंड कब है, ओपन कर है, क्लोज कब है, ये सारी चीज मैं कभी भी आपके साथ डिस्कशन नहीं करता। जो पॉइंट आपको कोई नहीं बता रहा होता, जो मेन पॉइंट हमें देखते हुए चलने होते हैं, हर कंपनी का अलग अलग होता है, उसकी बात मैं आपके साथ करते हुए चलता हूँ। अब इसमें ग्रोथ स्टोरी क्या है, कंपनी फिलहाल अच्छी क्यों दिख रही है। अब देखो, एआई एक ऐसी चीज है, बच्चा बच्चा आज के टाइम पे एआई की ही बात कर रहा है। तो एआई का आईपीओ आ रहा है तो वो वैसे ही बूम बनाएगा। तो इसकी जो ग्लोबल डिमांड की बात कर लो, वो भी बहुत ज्यादा है, फास्ट ग्लोबल डिमांड फॉर एआई। एंटरप्राइजेज वांट एआई, चाहे कोई भी आज के टाइम पे हो, एआई कितना ही बिजनेस टू बिजनेस में जा रहा हो, हर एक बिजनेस को एआई की जरूरत पड़ रही है। हम छोटा सा एक अपना रिसर्च का ही वर्क चल रहे हैं, पर वहां पे भी आज रिसर्च के काम में पहले हमें खुद करना पड़ता था, एक एक चीज बहुत ढूंढनी पड़ती थी। आज के टाइम पे आपको पता है कि एआई की मदद से कितनी आसानी से चीजों को समझा जा सकता है। तो एआई की जरूरत बहुत पड़ रही है, तो यानी कि ग्लोबल डिमांड यहाँ पे बहुत हो रही है। अगर मैं बात करते चलता हूँ, इनका आप देखोगे, इनके लार्ज क्लाइंट हैं, मतलब एक ही क्लाइंट का नंबर ऑफ क्लाइंट हो सकता है कम है, पर वो लंबे, मतलब बड़े एक तरीके से क्लाइंट है, रेपुटेबल क्लाइंट है। हैविंग टॉप टेक एंड फॉर्चून क्लाइंट, मतलब जब बड़े क्लाइंट हैं इनके, तो वो रेपुटेबल क्लाइंट है, तो वहां पे सेल्स का रिस्क कम हो जाता है कि एकदम से कोई जाने का रिस्क है, ठीक है। कंपनी फोकस कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी एंड प्रोडक्शनाइजेशन में भी। चलो, अब बात करते हैं रिस्क टू वॉच की, कि कंपनी में रिस्क देखने के लिए क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जिस प्राइस टू अर्निंग पे इस आईपीओ को ला रहे हैं, वो काफी हाई वैल्यूएशन पे ला रहे हैं। इतना हाई वैल्यूएशन पे अगर ला रहे हो तो आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका ये ना तो आपको लिस्टिंग पे गेन दिखा पाएगा, ना बाद में गेन दिखा पाएगा। खाली एआई के बूम पे नाम पे यहाँ पे आपको कई रील दिखाई जाएंगी, कुछ दिखाया जाएगा, उसके ऊपर पैसा मत डालना। इसका प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा है। मेरा कहना इसमें थोड़ा सा आपके लिए, मैं थोड़ा सा इससे हटके अगर बात करता हूं तो ये रहेगा कि इसका जैसे ही आपको इंटरव्यू देखने को मिलते हैं, कोई आप जी बिजनेस पे देखोगे, सीएनबीसी आवाज पे देखोगे, इंटरव्यू जरूर देखने को मिलेंगे जहां पे ये बताएंगे कि इतने प्राइस टू अर्निंग पे हम क्यों लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक बारी आप नजर बना के जरूर रखना। उसके बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके कुछ क्लाइंट है, इफ अ फ्यू लार्ज क्लाइंट, जब मैं आप ये एग्जांपल मान के चलो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 क्लाइंट हैं जो कि मुझे 1-1 करोड़ का रेवेन्यू देते हैं, यानी कि 10 करोड़ का रेवेन्यू मेरा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मान लो 2 बड़े क्लाइंट ही चले जाते हैं तो आपका रेवेन्यू एकदम से 20% डाउन हो जाएगा। इनका ऐसे नहीं है कि 10 लाख वाले 100 क्लाइंट है, इनके 1 करोड़ वाले 10 क्लाइंट है। तो यहाँ पे एक ये रिस्क हमेशा से हो जाता है कि कभी भी कोई एक बड़ा क्लाइंट ही निकल के चला जाता है, तो आपका एक रिवेन्यू में बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है। तो वो एक यहाँ पे क्लाइंट है। उसके बाद
यहाँ पे और एआई में आपको पता ही है कि एआई में आज के टाइम पे बड़ी-बड़ी कंपनियाज़ भी हैं, तो एक तरीके से कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हैं 3-4 इसके रिस्क। आगे बात करते हैं आईपीओ कंपनी कहाँ यूज़ करने वाली है, कुछ ये अपने ओवरसीज़ डेब्ट को पे करने वाली है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्रोडक्टाइजेशन में, स्पेशली दोस्तों ये अपने ऑफिसेज़ बना रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि अपने बिज़नेस को थोड़ा एक्सपेंड करें, तो इंडिया और यूएस दोनों जगह ये ऑफिसेज़ वगैरह बनाना चाहते हैं। ये एक अच्छा रीज़न है जिसके लिए कंपनी पैसा यूज़ करने वाली है। इससे क्या होगा, इससे हमें एक्सपेंशन में थोड़ा बहुत मदद दिखेगा। ठीक है? तो ये हो गई पूरी बात जो मुझे लगती है कि आप देख सकते हो। बाकी परसिस्टेंट सिस्टम इसका मेन आईपीओ है, पीयर कंपैरिज़न है, वो सारा भी मैंने डाला हुआ है। बाकी कंपनी ठीक है, इसका भी अगर आप जीएमपी देखते हुए चलोगे तो आई थिंक इसका जीएमपी भी कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा होगा। एक बारी देख लेते हैं इसका जीएमपी कितना चल रहा है। देखो 3-4% भी इसी का जीएमपी चल रहा है। तो मैंने राय अपनी ब्लॉग में डाल दी है कि मेरे को इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है या किसको करना चाहिए। तो वो आप एक बारी ब्लॉग पे जाके पढ़ सकते हो। पूरा ब्लॉग पढ़ना आसानी से समझ आएगा। वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो में सारा कुछ ही कवर कर दूँ, पर कई बारी वीडियो लंबी हो जाती है तो मेन पॉइंट जो मुझे लगता है वो मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएँगे।